साथियों, आज के गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सभाजीत यादव जी, यहाँ पर पंचायत सभी अति विशिष्ट महानुभावगण, सामने उपस्थित सभी दोस्तों साथियों जो दूर दराज से इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके भाषण और सबके मंतव्य सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ सबका मन भी देखा। दोस्तों, हम लोग तो एक्चुअली भाषण देना जानते भी नहीं। हम तो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 40 साल PWD की नौकरी की और चीफ इंजीनियर के पद से मैं रिटायर हुआ। और अभी शोषित सामाजिक एक टॉपिक है जिस पर लोग अपने अपने मंतव्य दे रहे थे। एक्चुअली इस टॉपिक से कुछ लोग हट करके भी बोल रहे थे। अभी दिल्ली में हमारा एक सेमिनार हुआ था मार्च में, जिसमें मेरा भी सब्जेक्ट यही था, सामाजिक उत्थान पर व्याख्यान देने था, जिसमें पूरे भारत के लगभग 1500 कैंडिडेट आए थे, जिसमें मैंने भाषण दिया 45 मिनट और मैंने एक्चुअल स्थिति बताई और उनको अनुभव बताया कि मैं इन प्रदेशों में रहा, इन प्रदेशों को देखा और वहाँ पर गरीबी और शोषित समाज की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, अभी तक किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया। जिस पर मुझसे भाषण के बाद मुझे ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। 7 लोगों को अवार्ड मिला, जिसमें डॉक्टर त्रेहन उडप्पा गवर्नर थे 2-3 प्रदेश के और भी थे। कहने का ये मतलब है मेरा कि भाषण से पूर्व, कुछ कहने से पूर्व मैं आपको कुछ बायोडेटा देता हूँ, जिसको ध्यान से सुनिएगा और इससे गरीबी और शोषित समाज का विश्लेषण करिए कि वास्तव में सामाजिक उत्थान, शोषित समाज क्या है। शोषित का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जिनका शोषण किया गया हो। आज से नहीं, सदियों से हुआ है, होता रहेगा और होगा भी। अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरह से परेशान होते हैं। और परेशानी या तब आती है या जब हम किसी सब्जेक्ट पर बातचीत तब करते हैं जब सेवा काल से रिटायर हो जाते हैं, जब हम किसी काम के नहीं हो, जिस पर हमारा कोई मंतव्य सुनने वाला नहीं है, जिस पर हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो कहेंगे नहीं। सामाजिक उत्थान कैसे होगा, कैसे रिजर्वेशन लागू होगा, कौन कहेगा? हम में से कोई कहने की स्थिति भी नहीं है। वो कहने के लिए तो माननीय बनने पड़ेगा, माननीय बनना पड़ेगा। उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। देखिए, मैं डेटा दे रहा हूँ आपको। भारत का आज का सेंसस ये कह रहा है कि कुल हिंदुस्तान में लगभग 11.8 करोड़ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग बेरोजगार है। 11.8। गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ व्यक्ति हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे। अगर आपको उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, अभी सुबह 5 बजे थारली रोड पर चले जाइए इलाहाबाद, करीब 200 व्यक्ति मिलेंगे जो सड़क के किनारे बिना वस्त्र के, बिना टूटे फूटे और फटे पुराने वस्त्र पहन करके सोए हैं, जिनको न मच्छर काटते हैं न कोई जानवर पूछते। तीसरा, 3 करोड़ हिंदुस्तान में दिव्यांग हैं जो बेचारे भीख मांग कर खाते हैं। 7 करोड़ किसान हैं
जो इतने परेशान हैं, जैसा आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने वाला है। 7 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि जो बेचारे खाद पानी का जो पैसा बैंक से लिए हैं वो कर्ज अदा कर सकें। आप इसी को कहते हैं सामाजिक शोषण। हमारा शोषण हो रहा है, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, पानी बरस नहीं रहा है, दैवीय आपदा है, और सरकार कहती है कि भाई हम तो कर्ज माफ कर देंगे किसानों को। अभी एक हमारे मोबाइल पर 2-3 दिन पहले ट्वीट आया, उसमें था कि एक आदमी बहुत अच्छा गाना गा रहा था, तो राजा ने कहा कि ये बहुत अच्छा गाना गाता है, इसको 5000 रुपया दे दो कैसे। तो आदमी बड़ा खुश हुआ, कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छी बात है और इससे तो हमारी जीविका चलेगी। तो दूसरे दिन उसने और अच्छा गाना गाया, उसने कहा बैंक से हमारे खाते से 10,000 रुपये दे दो प्लीज़, 10,000 रुपये दे दो। तो उस दिन आदमी बड़ा उत्साहित हुआ कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। उसने अपने घर गया, कहा कि आज तो महाराज ने उनको 10,000 रुपये दिया। तीसरे दिन और अच्छा कहा, तो उसने 10,000 और दिया। तो उसने सोचा 25,000 रुपया हो गया, अब चलो महाराज से ले आओ। महाराज के पास गया, कहा हजूर माई बाप आपने पैसा दे दो कहा था, मैंने गाना गाया था दे दो। मैंने कहा देखो भाई लेन देन की बात मत करो, तुमने अच्छा गाना गाया, हमारे कान को खुश लगा, हमने तुम्हें इनाम दे दिया, तुम्हारे कान को खुश लगा, लेन देन की बात न करो। उसने कहा कौन थे, ध्यान से सुनिए, उसने कहा कौन थे? उसने कहा गाना गाने वाली तो पब्लिक थी और पैसा देने वाले, इनाम देने वाले मोदी थे, नरेंद्र मोदी। भाई उन्होंने गाना गाया, आपने वोट दिया, आप भी खुश हो गए, उन्होंने वादा किया कि 15 लाख आपके अकाउंट में चला जाएगा, आप भी खुश हो गए, ये तो बड़ा अच्छा आदमी। इसको कहते हैं सामाजिक शोषण। भाई अगर आप उसको दिए होते पैसे तो उसका सामाजिक उत्थान होता, उसका नहीं हुआ। दूसरा, हमारे देश में खाने की भी बहुत समस्याएं हैं। हमारे देश में करीब 3% लोग, 3% लोग खाली जगह पर भी लोग बढ़ जाए, प्लीज 3% लोग भूखे सो जाते हैं, एक वक्त खाना खाते हैं। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। मैं मिर्जापुर में पोस्टेड था, आज से 25 साल पहले। अटखरिया एक गांव है, नक्सली बेल्ट है, वहाँ पर 100% छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ पर 20 PSC के जवानों को बारूदी सुरंग से बस सही उड़ा दिया गया। वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी ने एक ब्रिज सैंक्शन किया और ब्रिज 7 साल से नहीं बन रहा था, पिछली गवर्नमेंट में भी नहीं बन रहा। काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो एक दिन मैंने कहा कि भाई चलो देखें कहाँ अटखरिया गाँव है, कोई जाने को तैयार नहीं। कहा साहब वहाँ को मार के खा जाएंगे सर, इतने भयानक वहाँ के सब नक्सली हैं। नक्सली की डिफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, कोई जो न समझिए। मैंने वहाँ गया, सुबह मैंने गाड़ी लाया, 2-3 आदमी बैठाया, 1-2 तो रास्ते में उतर गए हाथ पैर जोड़ के। हमने ड्राइवर को कहा कि इस गांव में चलो, अटखरिया में जो सबसे खराब आदमी है और जो नक्सलियों का कोऑर्डिनेटर हो उसी के घर चलना। मैं सुबह करीब 6 बजे अटखरिया गाँव में पहुँच गया। वो चारों तरफ से गाड़ी मेरी घेर ली गई, मैं अकेला था, ड्राइवर था। बसंत नाम का एक ब्रिगेड आया और वो गांव का प्रधान था। हमने कहा प्रधान जी क्या हालचाल है? हमने अपनी टोन बदल दी, हमने कहा प्रधान जी क्या हालचाल तुहार हो? तो हम तोरे पास का रहे वाला है, जरा बतावा तो ये पुल क्यों नहीं बन रहा? और सुना है आप सबसे
सबसे खराब और सबसे बदमाश आदमी है ये। उन्हें कहा हजूर आप देख रहे हैं मेरे के दरवाजे पर आए, मैं कोई बदमाश लग रहा हूँ? मैं सज्जन हूँ, प्रधान हूँ यहाँ का। फिर मैंने कहा अच्छा कुछ चाय पानी पिलाओ। आप समझिए कि सामने करीब 15-20 औरतें आ गई, औरतें आ गई और रोने लगी, आदमी भी रोने लगे, मैं भी भावुक हो गया। हमने पूछा भाई क्या चक्कर है? फिर पता लगा कि साहब यहाँ पर हम लोगों को नक्सली डिक्लेयर कर दिया गया। आपको कहाँ डिक्लेयर? नक्सली डिक्लेयर कर दिया गया। और हमने पूछा भाई आप क्यों ऐसी स्थिति पालते हैं? उसने कहा पहला ये कि जितने फॉरेस्ट के आसपास ज़मीन थी वो साहूकारों, सेठ साहूकारों ने बाहर से आकर ले ली, पहाड़ की नीलामी हो गई, फॉरेस्ट वालों ने वो कर लिया। हम लोग उनके पास न कोई खेती है न बाड़ी है, इसी से हम लोग लकड़ी फकड़ी और पटिया सटिया तोड़ करके खाना कपड़ा ना चलाते थे। हम लोगों के साथ भूखमरी की समस्या, सरकार क्या करें? पुलिस वाले आते हैं रात बिरात और हम लोग को बड़ा परेशान करते हैं। ये नक्सली इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी गरीबी का एक उदाहरण है। ये गरीबी अब कैसे दूर होगी? देखिए रिजर्वेशन तो अपनी जगह है। रिजर्वेशन में एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ, आपके हाई कोर्ट में इस समय करीब 65 जजेस हैं। कितने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के हैं? एक बैकवर्ड एक शेड्यूल कास्ट अगर कोई हो जाए तगड़ा तो उसको सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट तक मिलकर पागल डिक्लेयर कर दिया। कलकत्ता में कर्नल को पागल डिक्लेयर कर दिया सबने। उसने उजागर किया कि साहब ये गलतियाँ, उसको सबने मिलकर पागल डिक्लेयर कर दी। ये स्थिति अब गरीबी दूर कैसे होगी? देखिए गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर न तो आप रिजर्वेशन कर सकता, ना ही पार्लियामेंट कर सकती, ना ही विधानसभा कोई कर सकती, ना ही हमले में आपने जो बैठे हैं वो कर सकते। पहले जात पात का भेदभाव दूर करो, पहली चीज। दूसरी चीज शिक्षा पर विशेष ध्यान। गरीबी के दो ही कारण हैं, आदमी को गरीब बनाने के दो कारण हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा गरीब। पैसा आपके पास नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं होगी तो आपका गुजारा नहीं होगा। अगर पढ़ लिख लेंगे तो कहीं न कहीं आपका सेटअप बन जाएगा और आपकी रोटी रोटी चलती रहेगी। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे। आपको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है। गोल्ड, देखिए किसी ने कहा गोल्ड कैन नॉट मेक ए स्ट्रॉन्ग ए नेशन। सोना चांदी नहीं बना सकता किसी राष्ट्र को। ओनली मैन कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग ए नेशन। अदरवाइज आप जो भी चिल्लाते रहेंगे कोई सुनने वाला नहीं। देखिए सरकार के बारे में मैं अभी एक सेंटेंस बता दूं, जैसा सारा कर रहे हैं। देखिए अभी एक हमारे दोस्त बताइए भाई, जिन मुद्दों पे आए हैं उस पे बोलिए। उसी पर बोल रहा हूँ, यही तो मेन मुद्दा है। देखिए सुन लीजिए, आप देखिए सरकारी और आप में क्या अंतर है? आप जो कुछ कहते हैं सरकार कहती है कि नहीं ये तो ठीक है, रिजर्वेशन तो आपका चल ही रहा। देखिए लक्सर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो सब सत्य है, हम जो कहें सब झूठ। मुल्क में नफरत को ऐसा तूफान मचाया और अन्य सरकारों में तो आपकी सुनी भी जाती थी। ये ऐसी सरकार है, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े सात्विक ढंग से आपसे बातचीत होगी, करेंगे अपने मन। इसी शब्दों से मैं अपना ध्यान देता हूँ आगे को और